हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा बीएफए थर्ड ईयर का, जिसका सब्जेक्ट है इंडियन एस्थेटिक्स। कोड है जिसका 302। ओके, तो हम बात कर रहे थे, पिछली पीपीटी में हमने बात की थी जो आपके विविध राइटर्स हैं उसमें से वॉग भट्ट के बारे में। वो जो आपका कंप्लीट हो गया था, तो हमारा आर्टिस्ट मतलब राइटर चल रहा था वॉग भट्ट। ठीक है, तो पिछली पीपीटी में थोड़ा सा इनका कवर हो गया था, अभी इनकी बायोग्राफी के बारे में ही चल रहा था, इनकी लाइफ के बारे में। तो इसमें ही आज आगे है, वॉग भट्ट जी तो जो थे वो चरक के शिष्य थे। ठीक है, वॉग भट्ट चरक के शिष्य थे। उनकी जो पुस्तकें थी वो मूल रूप से 700 सूत्र के साथ संस्कृत में लिखी गई थी। यानी जो उनकी दोनों पुस्तकें जो थी वो मूल रूप से 700 सूत्र के साथ और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, है ना। दो पुस्तकें थी उनकी, दोनों ही वो 700 सूत्र के साथ संस्कृत में लिखी गई थी। वॉग भट्ट के अनुसार 85% बीमारियों को डॉक्टर के बिना ठीक किया जा सकता है। यानी वैसे तो ये कहीं ना कहीं रियलिटी है कि हमारी जो बीमारियां होती हैं वो डॉक्टर के बिना भी ठीक कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा होने ही ना दे जिससे बीमारी लगे तो डॉक्टरों की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। तो जो वॉग भट्ट जी तो जो थे उनका भी यही मानना था। उनके अकॉर्डिंग भी 85% बीमारियां जो हैं वो डॉक्टर के बिना भी उनको ठीक किया जा सकता है ना। केवल 15% बीमारियों के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है। यानी केवल 15% ही बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है ना। सुश्रुत सर्जरी के जनक और प्लास्टिक सर्जरी के जनक चरक एक चिकित्सा प्रतिभा और वॉग भट्ट को आयुर्वेदिक ज्ञान का त्रिमूर्ति माना जाता है ना। जो सुश्रुत हैं वो सर्जरी के जनक हैं और प्लास्टिक सर्जरी के जनक हैं। चरक एक चिकित्सा प्रतिभा और वॉग भट्ट जो है उनको आयुर्वेद ज्ञान का त्रिमूर्ति माना जाता है। ठीक है, आयुर्वेदिक ज्ञान का मतलब जो आयुर्वेदिक ज्ञान है तो इनको मतलब त्रिमूर्ति माना जाता है कि ये तीनों त्रिमूर्ति हैं, है ना। एक तो सुश्रुत ये सर्जरी के जनक हैं, और एक प्लास्टरी सर्जरी के जनक हैं चरक, एक चिकित्सा प्रतिभा, और जो वॉग भट्ट है उनको तीनों को ही इनको आयुर्वेद का ज्ञान है, इसलिए इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, अन्य दो के बाद वॉग भट्ट आते हैं। यानी जो वॉग भट्ट जी हैं वो बाद में आते हैं। सबसे पहले जो पहले के दो हैं, है ना, वो आते हैं, यानी सुश्रुत और चरक जी जो हैं, उसके बाद वॉग भट्ट जी का नंबर आता है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार वॉग भट्ट 6ठी शताब्दी के आसपास सिंध में रहते थे। मतलब ये बताया है, कंफर्म नहीं है, कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग है ये कि जो वॉग भट्ट जी हैं जो वो जो 6ठी शताब्दी के आसपास सिंध में रहते थे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं पढ़ा है कि जो वॉग भट्ट जी जो थे वो चरक के शिष्य थे। जो अभी हमने तीन ये बात की है, सुश्रुत, चरक और वॉग भट्ट, है ना। तो चरक जो है वो, जो वॉग भट्ट जी थे वो चरक के शिष्य थे, तभी इसलिए बताया है कि जो वॉग भट्ट जी हैं वो उन दोनों के बाद आते हैं ना। यानी चरक जी से पहले सुश्रुत हो गए और चरक जी के बाद वॉग भट्ट हो गए, तो इसलिए वॉग भट्ट जी का नंबर बाद में आता है। ठीक है, तो वॉग भट्ट जी जो थे वो चरक के शिष्य थे। उनकी दोनों पुस्तकें मूल रूप से 700 सूत्र के साथ, यानी जो सूत्र थे उनके जो दोनों पुस्तकें उसमें लगभग उन्होंने 7,000 नहीं 7,000 के लगभग उन्होंने संस्कृत में लिखी थी, है ना। तो वॉग भट्ट जी जो थे वो चरक के शिष्य थे, उन्होंने उनसे ही सीखा था इसके बारे में। और उन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी थी वो कम से कम 7,000 सूत्र के साथ लिखी गई थी संस्कृत में। लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत, ये भी ध्यान रखिएगा। और वॉग भट्ट जी के अकॉर्डिंग ही 85% बीमारियों को डॉक्टर के बिना ठीक किया जा सकता है ना। ये वॉग भट्ट जी के अकॉर्डिंग था कि 80% बीमारियां जो हैं वो डॉक्टर के बिना ठीक हो सकती हैं, उनको किया जा सकता है। लेकिन केवल 15% बीमारियों के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है ना। जो मतलब बहुत सीरियस बीमारियां होती हैं जो आप ऐसे ठीक नहीं कर सकते, तो 15% ही बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर की आवश्यकता उनमें होती है।
सुषुप्त सर्जरी के जनक थे और प्लास्टिक सर्जरी के जनक जो थे वो चरक थे, है ना। ये सर्जरी के थे और वो प्लास्टिक सर्जरी के थे। एक चिकित्सा प्रतिभा और वाग्भट को आयुर्वेद ज्ञान का, इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा जाता है। अन्य दो के बाद वाग्भट आते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार वाग्भट 6वीं शताब्दी के आसपास सिंध में रहते थे। ठीक है। सुषुप्त सर्जरी के जनक और प्लास्टिक सर्जरी के जनक चरक एक चिकित्सा प्रतिभा, अच्छा ये रिपीट हो गए। उनके बारे में व्यक्तिगत, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये रिपीट हो गया है, इसको आप नोट डाउन नहीं करिएगा, ये फर्स्ट वाली उसमें ही आ गया है पहले उसमें पीपीटी में। ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ से है ये, उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ नहीं जाना जाता है, यानी पर्सनली जो है उनके बारे में ज़्यादा नहीं जाना जाता था। पर्सनली से यानी व्यक्तिगत यानी पर्सनली रूप से। ठीक है। सिवाय इसके कि वे वैदिक होने की संभावना रखते थे, है ना। वैदिक होने की संभावना रखते थे नहीं, पर वो संभावना रखते थे, क्योंकि वे अपनी रचनाओं में भगवान शिव का संदर्भ देते हैं। मतलब उनकी जो रचनाएं थी उसमें वे भगवान शिव का संदर्भ देते थे। ठीक है। और उनके पुत्र पौत्र और शिष्य सभी वैदिक थे, है ना। उनके जो पुत्र थे, पौत्र थे, जो शिष्य थे, वो सारे ही वैदिक थे। यह भी माना जाता है कि उन्हें उनके पिता और अवलोकित नाम के एक वेद भिक्षु द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा सिखाई गई थी। मतलब ये बताया है कि उनके जो पिता थे, अवलोकित नाम के एक वेदु भिक्षु, है ना, उनके द्वारा चिकित्सा शिक्षा सिखाई गई थी। ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा नहीं जाना जाता है, सिवाय इसके कि वे वैदिक होने की संभावना रखते थे, है ना। मतलब इसके अकॉर्डिंग वे वैदिक होने की संभावना रखते थे, क्योंकि वे अपनी रचनाओं में भगवान शिव का संदर्भ देते हैं। मतलब अपनी रचनाओं में वे भगवान शिव का संदर्भ देते हैं। और उनके पुत्र पौत्र और शिष्य सभी वैदिक थे। मतलब उनके जो पुत्र थे, जो पौत्र थे, मतलब जो भी थे उनके पुत्र पौत्र जो भी रिलेटेड थे, जो उनके शिष्य थे, वो सारे ही वैदिक थे, है ना। मतलब वो भी संभावना रखते थे और उनकी जो रचनाएं थी वो शिव जी से रिलेटेड थी, उनका संदर्भ देते थे। और उनके जो पुत्र पौत्र और जो शिष्य थे वो भी सारे वैदिक ही थे, है ना। तो इसलिए वो वैदिक में ही संभावना रखते थे। यह भी माना जाता है कि उनके पिता और अवलोकित नाम के एक वेद भिक्षु द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा सिखाई गई थी, है ना। मतलब ये माना गया है, कंफर्म नहीं है कि माना गया है, कि यह भी माना जाता है कि जो उनके पिता थे वो अवलोकित नाम के एक वेद भिक्षु, है ना, अवलोकित नाम के एक वेद भिक्षु द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा सिखाई गई थी। यानी ये नाम बताया है कि वेद भिक्षु थे वो, तो उनके द्वारा उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा सिखाई गई थी, है ना। मतलब ये माना गया है, कंफर्म नहीं बताया कि मतलब इनके पिता द्वारा भी इनको सिखाई गई थी, और एक और जो वेद भिक्षु थे उनके द्वारा भी इनको ये आयुर्वेदिक चिकित्सा सिखाई गई थी। तो इसलिए ये आयुर्वेद में रहे हैं इन दोनों के द्वारा। ठीक है। और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है। बाकी हम जूम मीटिंग में डिस्कस तो करते ही हैं, आपके टेक्स्ट भी लिए जाएंगे। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे और आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। अभी तो आपके टेस्ट भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। बाकी इसमें कुछ जो प्रॉब्लम है आप वो मुझसे पूछ लेना। जूम मीटिंग में डेली वीडियो देखते रहें आपकी जब भी आती है, और अपना जो भी आपको परेशानी दिक्कत है जूम पे आप डिस्कस करते रहिएगा। अपने नोट्स भी प्रिपेयर रखें आप। ठीक है। आज इतना ही लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा करेंगे तो फिर समझने में दिक्कत होती है। थोड़ा थोड़ा मैटर लेते रहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहेगा। ज़्यादा लंबे में फिर प्रॉब्लम होती है, आप लोग कवर नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी मैंने इजी लैंग्वेज में बताया है आपको वाग्भट जी के बारे में। उससे पहले हमने कुछ पढ़ा था, और आज की पीपीटी में बहुत इजीली लैंग्वेज में ही है कि जो वाग्भट जी थे वो चरक के शिष्य थे। उन्होंने अपनी जो पुस्तकें लिखी थी वो 700 सूत्र के साथ लिखी थी संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक।
और वॉक भट्ट जी के अनुसार ही आप 85% बीमारी डॉक्टर के बिना ठीक कर सकते हैं, और केवल 15% ही बीमारियां ऐसे हैं जिनकी डॉक्टर की आवश्यकता होती है ना। और जो सुश्रुत थे वो सर्जरी के जनक थे, और जो चरक थे वो प्लास्टिक सर्जरी के जनक थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। और इसलिए इन तीनों को मतलब त्रिमूर्ति माना जाता है आयुर्वेदिक ज्ञान का, है ना। और जो वॉक भट्ट जी हैं वो इन दोनों के बाद आते हैं, ठीक है। जो विद्वान थे वो 6ठी शताब्दी के आसपास सिंध में रहते थे, ठीक है। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ व्यक्तिगत नहीं जाना जाता था, सिवाय इसके कि ये वैदिक होने की संभावना रखते हैं, क्योंकि इनके जो पुत्र पौत्र जो शिष्य थे वो सारे वैदिक में ही थे, है ना। और ये संभावना भी लगाई गई है कि इन्होंने अपनी जो ये चिकित्सा सीखी है ये अपने पिता और वेद भिक्षु जी से सीखी थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट